A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm going to teach you about story writing. ये हमारा long composition है, right? So I will teach you how to frame a story and what are the key points you have to keep in your mind while framing a story. वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं. So let us start this session in detail. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम ऑफ स्टोरी राइटिंग कि स्टोरी राइटिंग है वो आपका कितने मार्क्स का आता है. अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो नॉर्म्स है तो उसके हिसाब से जो मार्किंग स्कीम है इसकी, तो ये जो स्टोरी राइटिंग है वो आपका 5 मार्क्स का आता है. अभी 5 मार्क्स. एंड हाउ दिस 5 मार्क्स आर डिवाइडेड, ये 5 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं. सो लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर. सबसे पहले आप एक टाइटल लिखेंगे एंड टाइटल शुड बी कैची, यानी जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उन स्टेटमेंट को स्टडी करते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग सा उसे रेलेवेंट करता हुआ एक टाइटल लिखना होगा. एंड इफ यू राइट द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी सो यू गेट 1 मार्क फॉर द सेम. फिर उसके बाद जो आपका कंटेंट रहेगा, कंटेंट मतलब जो स्टोरी फ्रेम करोगे आप, तो वो आपका 100 to 120 वर्ड्स में यूज करेंगे आप. हाउ मेनी वर्ड्स? 100 to 120 वर्ड्स में आपको वो लिखना पड़ेगा. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड आल्सो. 100 to 120 वर्ड्स में आपका कंटेंट होना चाहिए. रेलेवेंस आल्सो यू नो लाइक gets you 1 mark. रेलेवेंस भी आपको 1 मार्क दिलाता है. हाउ? बिकॉज रेलेवेंस का मतलब होता है वट एवर द स्टोरी यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट, जो भी रेफरेंस आपको दिया गया है स्टोरी लिखने के लिए. सो इफ यू आर राइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, सो इट मींस योर स्टोरी इज रेलेवेंट. एंड इफ योर स्टोरी इज रेलेवेंट, इन दैट केस यू डिजर्व टू गेट 1 मार्क फॉर द सेम. अगर आपकी स्टोरी रेलेवेंट होती है, जो आपको हिंट्स दिए होते हैं, आफ्टर स्टडिंग दोज हिंट्स, अगर आप अपनी स्टोरी को उन्हीं हिंट्स के हिसाब से बनाते हो तो इट मींस आपका स्टोरी रेलेवेंट हुआ. सो यू विल गेट 1 मार्क फॉर द सेम. आपको 1 मार्क उसका मिलेगा. एक्यूरेसी की अगर मैं बात करता हूं तो एक्यूरेसी में आपका जो आपका ग्रामर है या जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इफ योर ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन इज एडिक्वेट, अगर आपका ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल एडिक्वेट है, फ्लोलेस है, बिना मिस्टेक है, तो उस केस में आपको 1 मार्क मिलता है आपका एक्यूरेसी का भी. सो दिस इज हाउ योर 5 मार्क्स आर डिवाइडेड. सबसे पहले हमें मार्किंग स्कीम को ही स्टडी करना होता है. तो इस तरीके से आपका जो स्टोरी राइटिंग होता है जो कि 5 मार्क्स का आता है, इस तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द की पॉइंट्स. अब हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की. कौन कौन से वो पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट अ कैची टाइटल ऑफ द स्टोरी. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो भी आपको हिंट्स दिए होते हैं या जो 1-2 लाइंस आपको दी होती है स्टार्टिंग के अंदर, देन यू हैव टू कंटिन्यू स्टोरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन ओनली. आपको 1 या 2 लाइन दे दी जाती है, उससे आपको कंटिन्यू करनी होती है अपनी स्टोरी. और यू हैव बीन गिवन सम हिंट्स एंड व्हाइल कीपिंग दोस हिंट्स इन योर माइंड यू हैव टू फ्रेम अ स्टोरी. और वो हिंट्स आपको ध्यान में रखते हुए अपनी स्टोरी फ्रेम करनी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ कैची टाइटल ऑफ द स्टोरी. अगर आप एक बहुत ही कैची टाइटल लिखते हो, कैची का मतलब हो गया बहुत इंप्रेसिव, तो एग्जामिनर की अटेंशन आपको क्या कर सकते हो, एग्जामिनर की जो अटेंशन होती है उसको आप ड्रैग कर सकते हो, अपनी ओर खींच सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट मार्क फॉर दैट टाइटल आल्सो. आपको 1 मार्क उस टाइटल का मिलेगा. टाइटल शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स एंड अंडरलाइंड एज वेल. सी माय डियर स्टूडेंट, जब आप टाइटल लिखते हो तो टाइटल सबसे पहली बात आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए. एट द सेम टाइम उसको आप अंडरलाइन भी करें. अंडरलाइन करने से क्या होता है, आप हाईलाइट उसको कर रहे हैं, तो आपको अंडरलाइन भी करना है और कैपिटल में भी लिखना है. नंबर 3, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एन ऑप्शनल. राइट, समटाइम व्हाट हैपेंस, बहुत सारे बच्चे मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी लिखते हैं. बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अगर मैं बात करता हूं मार्किंग स्कीम के हिसाब से, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एन ऑप्शनल. आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई वुड से कि आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखना चाहिए, बिकॉज अ स्टोरी विदाउट मॉरल इज मीनिंगलेस. तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप स्टोरी एक मॉरल के बिना लिखते हैं तो मुझे सही नहीं लगती. इट मींस वो मेरे लिए तो मीनिंगलेस है. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको मॉरल लिखना चाहिए स्टोरी का. बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अगर मैं नॉर्म्स की बात करता हूं तो मॉरल ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. Write a relevant story, else your marks will be deducted. Like what are the points or whatever the hints you have been given, you have to keep
think you have to keep those things in your mind and you have to frame a story. You have to frame a relevant story. आपको एक relevant story लिखना होता है, उन points को ध्यान में रख के ही आपको अपनी story लिखनी होती है. और अगर आप उन points को ध्यान में नहीं रख के story लिखते हैं, so it means your marks will be deducted for the same. क्योंकि आपकी story तो relevant नहीं है, points कुछ और दिए गए हैं, story कुछ और demand की गई है, लेकिन आप लिख कुछ और रहे हैं, so in that case your marks will be deducted. आपके marks कटने वाले हैं. Then content of word limit should be 100 to 120 words or prescribed in the question. So generally आपका 5 marks के लिए 100 to 120 words ही होता है, and you have to write your story in about 100 to 120 words. Otherwise, in like if suppose your word limit is less or your word limit is more than 120 words, in either of the cases your marks will be deducted. अगर आपकी word limits इस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब जो लिमिट दी गई है 100 टू 120 वर्ड से नीचे है तभी आपके मार्क्स कटने वाले हैं, और 120 से ऊपर चले जाते हैं तभी आपके मार्क्स कटने वाले हैं. सो ट्राई टू राइट योर कंटेंट विद इन दिस लिमिट. इसी लिमिट के अंदर आप लिखना चाहिए आपको, राइट. देन अधेयर टू द वर्ड लिमिट एल्स योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. अधेयर टू मींस आप क्या करेंगे, अधेयर का मतलब होता है स्टिक टू, यानी आप क्या करेंगे, जो वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन में दी गई है, जो भी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स दी गई है, तो आप उसी वर्ड लिमिट के साथ क्या करेंगे, अधे करेंगे, उसी के साथ बने रहेंगे, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी इन पास्ट. माय डियर स्टूडेंट, जनरली जो स्टोरी लिखी जाती है वो पास्ट के अंदर लिखी जाती है, एंड योर सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी इन पास्ट. आई वुड टेल यू द इजीएस्ट वे टू राइट अ स्टोरी. देखो जनरली अगर पास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ज्यादातर जो स्टोरी राइटिंग लिखी जाती है आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिख सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आओ, फिर V2 लो, यानी V2 मतलब पास्ट इंडेफिनाइट लेकर आओ, राइट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, राइट. अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस फॉर्मेशन, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपका पास्ट में होना चाहिए और आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आओ, फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट. सपोज करें राम मेरे पास आया, राम केम टू मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, राइट, ही टोल्ड मी, वो रो रहा था, ही वाज क्राइंग बैडली. तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के अंदर है. तो जनरली आप सेंटेंस फॉर्मेशन जो होना चाहिए पास्ट में होना चाहिए आपका, और उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स. जनरली माय डियर स्टूडेंट, देखो स्टोरी को अगर आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तरीके से लिखना चाहते हैं, सो मेक एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स. आपको कम से कम अपनी स्टोरी के अंदर 3 पैराग्राफ बनाने चाहिए, और हर एक पैराग्राफ के बाद आपको क्या करना होता है, एक लाइन स्किप करनी होती है. फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा होगा, देखो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी होता है, जो आपको कुछ हिंट्स दिए होते हैं या एक दो लाइंस आपको दी होती है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टोरी फ्रॉम दोस पर्टिकुलर लाइंस, और आपको अपनी स्टोरी उन पर्टिकुलर लाइन से ही स्टार्ट करनी होती है. तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होना चाहिए. नंबर 2 पैराग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड पैराग्राफ ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. अब जो स्टोरी का जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड जो पैराग्राफ है वो सेंट्रल आइडिया पे होना चाहिए, स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट स्टार्टिंग में अंदर जस्ट जनरली आपने मूवी देखा होगा, तो मूवी में भी क्या होता है, मूवी में तो स्टोरी होती है. तो जब इंट्रोडक्शन होता है, स्टोरी स्टार्ट होती है, तो कुछ हमें नई नई चीज स्टोरी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पता चलता है सबसे पहले, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. फिर जो स्टोरी होती है बीच में आके सेंट्रल आइडिया होता है कि स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, हमें वो पता चलता है. और थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है, कंक्लूजन आता है, जब आपका क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी आता है, तो लास्ट में क्या होता है, सारी चीजें ठीक हो जाती है, लास्ट में उस स्टोरी का एंड क्या हुआ, तो वो आपको क्लाइमेक्स भी देना होता है, राइट. स्टोरी एंड में कैसे खत्म हुई. सो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी क्लाइमेक्स शुड बी, क्लाइमेक्स शुड बी देयर इफ यू राइट अ स्टोरी. तो स्टोरी का क्लाइमेक्स जरूर होना चाहिए, कंक्लूजन जरूर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से. तो आपको 3 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, एंड थर्ड पैराग्राफ शुड बी ऑफ क्लाइमेक्स. थर्ड पैराग्राफ आपका क्लाइमेक्स का होना चाहिए. Then write a realistic story with a proper meaning. So sometimes what happens, students start writing irrelevant stories. Irrelevant मतलब जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जो कि रियल नहीं है. स्टोरी जो आप लिखे वो रियलिस्टिक दिखनी चाहिए, थोड़ा एक्चुअली वो थोड़ा रियल टाइप दिखना चाहिए. अगर आप
ओके, इररेलेवेंट स्टोरी लिखते हैं या जो एडिक्वेट नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली बात है उसके मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग ही नहीं निकलता है। सो इन दैट केस योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड आल्सो। तो आप जितना कोशिश कर सके एक रियलिस्टिक स्टोरी लिखनी चाहिए विच सीम्स रियल, जो कि बिल्कुल रियल दिखाई पड़ती है, आपको वो स्टोरी लिखना चाहिए, राइट। If a dialogue is written in present, it should be kept in under inverted commas, else we have to use indirect speech. My students, generally I feel or generally I notice student always commit mistake at this part. बहुत सारे बच्चे इस मिस्टेक को करते हैं। लेट मी जस्ट रेक्टिफाई। जब आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरीज के अंदर आपको डायलॉग्स तो लिखने होते हैं तो मैंने आपको बोला कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए वो पास्ट में होना चाहिए, मैंने ये बोला आपको। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, राम ने कहा, देखो राम सेड मैं मार्केट जा रहा हूँ, राम ने कहा, राम सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, बच्चा ऐसा लिख देता है आई एम गोइंग टू मार्केट, विच इज इनकरेक्ट। अगर देखो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो इनकरेक्ट हो गया, राम सेड, क्योंकि स्टोरी तो आपको पास्ट में लिखनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, राम सेड जो डायलॉग उसने बोला है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो, देन इट इज एक्सेप्टेबल, फिर वो प्रेजेंट में भी एक्सेप्टेबल है। राम सेड इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो आई एम गोइंग टू मार्केट, जो कि आपका डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आप। अगर आपको इट मींस अगर स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है, एज इट इज स्टेटमेंट लिखनी है, सो इट शुड बी डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच शुड बी इनटू इन्वर्टेड कॉमास, वो इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। जैसे राम ने कहा मैं मार्केट जा रहा हूं, राम सेड इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर तो प्रेजेंट एक्सेप्टेबल है, यहां तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने एज इट इज स्टेटमेंट को बोला है। लेकिन अगर मैंने बोला कि पूरी की पूरी स्टोरी आपको पास्ट में लिखनी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते हैं, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, फिर आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको फिर। सो आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी पास्ट में लिखनी है तो फिर स्ट्रक्चर भी आपको पास्ट में लेना पड़ेगा। एल्स आपको एक मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं, जब कभी आपको स्टोरी में कोई डायलॉग्स मिलते हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो, चाहे वो फिर प्रेजेंट में ही क्यों ना हो, इट इज एक्सेप्टेबल, फिर वो एक्सेप्टेबल होता है। तो उसको प्रेजेंट में, चाहे प्रेजेंट में लिख दो बट इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो उस डायलॉग को मेरे फादर ने कहा, मैंने उससे बोला, इस तरह की जो भी स्टेटमेंट होती है जो आप इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो एंड यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन प्रेजेंट आल्सो, आप उसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज द हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन इफ पॉसिबल। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन you have some hints, and if you use those hints, one thing you will be assisted, आपकी मदद होगी पहली बात तो कि you can frame a story. Number 2, अगर आप उन hints को यूज करके एक स्टोरी बनाते हैं, so it will also attract the attention of the examiner and you will also get good marks for the same. पहली बात तो वो जो hints होते हैं आपकी मदद करने वाले हैं। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप उन hints को यूज करके स्टोरी बनाते हैं तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। The next one, avoid grammar mistakes or your marks will be deducted. Now, as I told you, accuracy के जो होते हैं आपका 1 मार्क होता है, accuracy जो होता है उसका एक 1 मार्क होता है आपका, and if your spelling mistakes are there and grammar mistakes are there, so your 1 mark will be deducted. So therefore, you have to keep this thing in your mind. Do not commit mistake, grammar mistakes or spelling mistake. Okay, so you have to follow these all the like key points while framing a story. ये आपको सारे के सारे points आपको follow करने पड़ेंगे जब आप एक story लिखते हैं, right? So this is all about from my side, my dear students. I really hope that you have understood how to frame a story. Thank you and have a nice day, and God bless you all. Stay happy and blessed.